क्लास 7th चैप्टर चल रहा था हमारा, चैप्टर 14। और स्टॉर्म्स ये जो टॉपिक है ये आज हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले पहले तक हम सब कुछ कर चुके थे, ठीक है ना। लेटेस्ट रिवाइज मैंने होमवर्क में दी होगी आप लोगों को। यस सर। दी थी, ठीक है। तो 1 2 3 4 आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मुझे गलत लगता है ना। नो सर, अटेम्प्ट किया है, एक बार किया है तो बताओ, आंसर बताओ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, सही है गलत है? ट्रू। सही है ना। सब ट्रू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, दैट डेफिनेटली, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर कम होगा एयर का उतने मॉलिक्यूल्स कम भाग रहे होंगे, और जितना कम भागेंगे उतना ज्यादा अच्छे से स्टैटिकली प्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सही बात है बिल्कुल। विंड इज कॉज्ड ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है ना। Why do coastal areas experience moderate climate? इसकी बात लास्ट लेक्चर में अच्छे से कर चुके हैं, और ये आंसर मैंने आप लोगों को भेज दिया है व्हाट्सएप पे, भेज दिया है, ठीक है ना। तो वहां चेक करो, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लेना कि क्या रीजन है, क्या एक्सप्लेनेशन है इस चीज के पीछे कि कोस्टल एरियाज में मॉडरेट क्लाइमेट होता है, नीदर एक्सट्रीम हॉट नॉर एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है ना। ये माइक अपना बंद रखा करो अगर कुछ पूछना नहीं है तो। और व्हाट आर विंटर मॉनसून्स, क्या बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है ये। विंटर मॉनसून यहाँ से लिख लेना, ये लिख भी क्या लेना है, पढ़ लेना, मार्क कर लो इसको, ड्यूरिंग द विंटर सीजन, और ये सब दे रखा है, ठीक है ना। स्पेशली नहीं, स्पेसिफिकली मॉनसून का मतलब क्या होता है, वो जो समर वाली मॉनसून की बात की थी ना, समर वाली विंड की बात की थी हमने, ओशियन टू इंडियन कंट्री, तो वो एक्चुअली मॉनसून है। लेकिन विंटर मॉनसून क्या, उसका दूसरा सेकेंडरी पार्ट हो गया है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे इसकी बात कर रहा है, ठीक है। स्टॉर्म्स देख लो। अब बात करेंगे डिजास्टर्स की। स्टॉर्म्स की बात करेंगे, आगे टोर्नेडो आएगा, साइक्लोन आएगा, ठीक है। और ये विंड से रिलेटेड जितने भी डिजास्टर्स है वो आएंगे। अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, ये वाटर और लैंड डिजास्टर्स है, ये नहीं आने वाले। तो हवा से रिलेटेड डिजास्टर्स हैं, तबाही है, डिस्ट्रक्शन है, वो ही बात करेंगे। स्टॉर्म्स देख लो सबसे पहले। स्टॉर्म्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? तूफान। दूसरा कॉमन लैंग्वेज में आंधी भी बोलते हैं इसे ना। यस यू मस्ट, एक बार बुक फॉलो कर लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। You must have observed wind blowing with great speed creates disturbances in the atmosphere. Definitely, सबने देखा है, कोई मना कर ही नहीं सकता। They can raise a lot of dust, uproot huge trees, पेड़ उखाड़ ले जाते हैं, blow away the roof of houses, छत उखाड़ ले जाते हैं घरों की, and cause large scale destruction to life and property. ठीक है ना। हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत है क्या? Cause large scale destruction, बहुत ही बड़े स्केल पे, मतलब कि बहुत ज्यादा लोग मरते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। such strong winds are called storms. अभी होता क्यों है ये देखेंगे, ये what causes storm है, लेकिन such strong winds are called storms. They are called by different names as cyclones, hurricanes and typhoons according to the geographical zone in which they form. जियोग्राफिकल जोन की बात कर रहा है, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और डिफरेंट कंट्रीज में उसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे एरोप्लेन बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में एरोप्लेन, लेकिन एयरप्लेन बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लैंड वाली इंग्लिश में, है ना, यूरोपियन इंग्लिश में। पता था कि सही है? तो इंग्लिश ऐसा नहीं है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो वो कंट्री वाइज कंट्री भी उसमें डिफरेंसेस होते हैं ना। एयरप्लेन भी इंग्लिश का वर्ड है और एरोप्लेन भी इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन एरोप्लेन जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में चलता है, और एयरप्लेन जो चलता है वो इंग्लैंड वाली इंग्लिश में चलता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो आगे चलो। व्हाट कॉजेज स्टॉर्म? Storms are formed along the margins of very large air mass with moisture. Moisture माने हवा के अंदर water droplets from evaporation of water bodies which are rising or falling relative to each other when the warmer air mass pushed up. इस डायग्राम से रिलेट कर लो। When the warmer air कहाँ होगी? लैंड के ऊपर होगी, और कोल्डर एयर वाला जो मास होगा वो कहाँ होगा? ओशन के ऊपर। तभी कोस्टल एरिया की बात कर रहा है वो। When the warmer air mass pushed up against a mass of cooler air, the warm air tries to travel over the top of the cooler air and wrap around it. अच्छा, ऐसा क्यों? ये डायरेक्शन समझ लो, ऐसा क्यों है? वार्मर एयर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ क्यों है और कोल्डर एयर की नीचे की तरफ क्यों है?
सब वार्म एयर लाइटर होती है। लाइटर होती है, एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही रीजन था। वार्मर एयर जो होती है वो लाइटर होती है, तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो पूरा मास अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके रिजल्टेंट जो या फिर कलेक्टिव जो उसकी डायरेक्शन है पूरे मास की, वो कहाँ होगी? ऊपर की तरफ। तो इसका फ्रंट ऊपर की तरफ बनेगा। अब कोल्ड एयर तो इतना मूव नहीं करती है ना, नीदर ऊपर की तरफ और ज्यादा नीचे की तरफ भी नहीं रहेगी। नीचे की तरफ लाइकवाइज की पूरी अर्थ पे आकर के सेटल डाउन हो गई, ऐसा तो नहीं है सरफेस पे आकर सेटल डाउन हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। अर्थ के ऊपर तक ग्रेविटी की वजह से अर्थ के ऊपर ऊपर तक रहेगी और ऊपर की तरफ जाएगी भी नहीं, क्योंकि बिकॉज बीइंग इट इज बीइंग नॉट हेवियर। लाइटर। समझ में नहीं आ रहा है क्या सर आ रहा है। एक जने को? और बाकी सब पॉपकॉर्न खा रहे हो, पिक्चर चल रही है सामने, आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ यहाँ पे क्यों मेंशन्ड है, क्यों है? क्योंकि ये इसका यहाँ पे रीजन समझ में हमें आ गया है, क्योंकि वो लाइटर होती है और मॉलिक्यूल्स भागने लगेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो ऊपर की तरफ खिसकने की कोशिश करेगा, हॉट एयर वाला मास। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे वो ऊपर की तरफ खिसकने का ट्राई किया उसने, खिसकना शुरू हुआ, इनिशियल स्टेज में नीचे की तरफ वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम माने खाली जगह, एयर प्रेजेंट नहीं है वहां पे। तो क्या होगा? यहाँ पे जाना फ्लो होगा। याद करो टैंक वाला एग्जांपल, पानी का टैंक, जो दो टैंक कनेक्टेड आपस में, पानी का फ्लो होता है, क्यों होता है? इसी वो लॉजिक हमने यहाँ लगाया था। ठीक है ना? तो वो इसलिए यहाँ पे इसका फ्रंट नीचे की तरफ बना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ जब हवा गई, लैंड के ऊपर वाली हवा या वार्मर एयर, तो नीचे की तरफ वैक्यूम क्रिएट हुआ। ठीक है ना? तो अब यहाँ से वो वाला जो मास था उसको वो जाने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। थोड़ा Yes, रेस्पॉन्सिव रहो क्लास में, मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम लोग आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है। वरना तो क्लास के लास्ट में मैं तुम लोगों को उठा रहा हूँ कि ठीक है उठ जाओ, अब क्लास खत्म हो गई है, अब आप लोग अब आराम से सो जाओ। अभी बैठे बैठे सो रहे हो कुर्सी पे, अभी आराम से लेट के सो जाओ। तो थोड़ा रेस्पॉन्सिव रहो क्लास में। व्हाट कॉजेज स्टॉर्म का रीजन ये समझ में आ गया ना? अगेंस्ट ए मास ऑफ कूलर एयर द वार्मर एयर ट्राइज टू ट्रेवल ओवर द टॉप ऑफ द कूलर एयर and wrap around it. As cooler air is dense, there is practically no mixing, and the movement along the front of the two air masses like it was movement along solid surface. आगे कंटिन्यू करो एक बार। As the huge mass of warm air rises, a vacuum-like situation is created. ये जो मैंने अभी बोला, and cooler air gushes in at high speed, नीचे की तरफ। This is the, अच्छा ये डायग्राम छोटे छोटे हैं ना, लेकिन इमेजिन करो कि ये एक्चुअल में पहाड़ है, तो इस पहाड़ के कंपैरिजन में हमारी हाइट कितनी होगी? यहाँ पे बना भी नहीं सकता हमारी एक्चुअल में हाइट, अगर पहाड़ इतने बड़े बड़े हैं एक्चुअल में। रियल वर्ल्ड से अगर एनालॉजी दो इसको, तो हमारी तो हाइट यहाँ पे मेंशन भी हो सकती। अब सोचो ये मास कितना बड़ा होगा एयर का। ठीक है ना? तो आंधी तूफान जो चलते हैं वो मतलब कुछ 4-5 किलो हवा के से नहीं बनते, वो टन्स ऑफ किसके बने होते हैं? एयर मास से बने होते हैं। ठीक है ना? So as the huge mass of warm air rises, a vacuum-like situation is created and cooler air gushes in at high speed. This is the first stage of a storm. The warm air keeps on rising. ये डेटा याद रखना। The warm air keeps on rising and it begins to cool. ऊपर की तरफ जाएगी तो हवा ऑब्वियसली ठंडी होने की कोशिश करेगी, क्योंकि लैंड की वजह से हीट रिलीज हो रही थी ना, तो ऊपर की तरफ जाएगी तो ऑब्वियसली अपनी हीट को रिलीज करती हुई जाएगी वो हवा। तो हॉट एयर की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या होगा? 1000 फीट, 1000 फीट, मतलब ये सेम जो हवा थी यहाँ पे, ये जो सेम लेयर थी हवा की, जब वो 1000 फीट ऊपर की तरफ गई तो 1 से लेकर के 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब कि वो कूल एयर होना शुरू हो रही है। एट अ सर्टेन पॉइंट द मॉइस्चर इन द एयर मास कंडेंसेस। एट अ सर्टेन पॉइंट द मॉइस्चर इन द एयर मास कंडेंसेस एंड बिगिंस टू फॉल एज रेन। लोकल स्टॉर्म्स, कंडेंसेस का मतलब क्या? वो जो गैसेस, वो जो वाटर ड्रॉपलेट जो प्रेजेंट है किसमें? हवा में। अभी गैसेस फॉर्म में है, धीरे धीरे वो लिक्विड फॉर्म में आना शुरू होगा, वही कंडेंसेशन की बात हो रही है। वो लिक्विड फॉर्म में जब आएगा तो ऑब्वियसली बात है ग्रेविटी की वजह से नीचे आना शुरू होगा और वही बारिश होती है। ठीक है? तो आंधियों के टाइम पे आप लोग देखा करो कि ज्यादा तेज बारिश नहीं आती, लेकिन बौछार जरूर आती है ना? ज्यादा तेज बारिश आए ना, लेकिन बौछार जरूर, उससे बौछार Sir, I am बोलते हैं ना। leaving meeting. हाँ Sir, I am leaving meeting because my tuition's time is running. हाँ ठीक है, ठीक है। एंड बिगिंस टू फॉल एज रेन। लोकल स्टॉर्म्स ऑफन एंड विथ अ शॉवर। ये शॉवर का मतलब वही है ना, हल्की हल्की बारिश। Sometimes these storms contain hail if the initial hot mass of air rises very fast and reaches greater height, the moisture condenses to ice.
ये समझ गए ना इसका मतलब, कंटेन हेल। किसे किसे पता है हेल? सर वो बर्फ। बर्फ नहीं, ओले 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 गिरते हैं ना, यस सर। है ना। यस सर। तो समटाइम्स Yes, कभी sir. कभी ऐसा होता है, ठीक है। लाइक भाई राजस्थान में तो इतना नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना मुझे याद है कि 1 साल पहले ओले की बारिश हुई थी एक बार यहाँ पे ना। तो वो रेयरली कभी होता है Yes, राजस्थान sir. में, अदरवाइज दूसरे जहाँ पे जाओगे मौसीन राम या फिर पौंडीचेरी साइड में, तो वहाँ पे तो ओलों की बारिश लाइक कॉमन ही है। लाइटनिंग एंड थंडर के स्टॉर्म्स में कोई टॉपिक, स्टॉर्म्स टॉपिक में कोई डाउट किसी को भी, किसी को भी, No, sir. No, किसी sir. को भी नो अगर कुछ सर। भी डाउट नहीं है, ठीक है फिर आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म, अच्छा इसी की बात आगे करेंगे। लाइटनिंग, लाइटनिंग इज ए स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन आप लोग आप समझ में आते हैं ना, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन सब प्रोटॉन सब थोड़ा बहुत आइडिया तो क्लियर है, Yes, sir. थोड़ा बहुत ही क्लियर होगा। कोई बोल रहा है कि मुझे अच्छे से क्लियर है तो फिर वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतने अच्छे से अभी तक आप लोगों ने एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स ये सब पढ़े नहीं है। तो थोड़ा बहुत आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव पार्टिकल होते हैं ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और ऑन द अदर हैंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है ना। Yes. तो वो जो कन्वेंशन है ना, अभी बता देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे उस टाइम पे। P फॉर पॉजिटिव और P फॉर प्रोटॉन वो चल जाएगा, लेकिन N फॉर न्यूट्रॉन और N फॉर नेगेटिव नहीं चलेगा। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। E फॉर इलेक्ट्रॉन और N फॉर नेगेटिव। तो ये मतलब लिख के समझा देता हूँ एक बार, कि आप लोग जो पूछ रहे थे लास्ट क्लास में, मतलब वो चैप्टर जब चल रहा था, कि P फॉर पॉजिटिव हो गया और P का भाई दूसरा हो जाएगा प्रोटॉन। तो मतलब प्रोटॉन वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये तो सही है, लेकिन ऐसा ये सही नहीं है कि N फॉर नेगेटिव और N ही फॉर क्या, न्यूट्रॉन। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। न्यूट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। न्यूट्रॉन तो क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है उस पर जीरो चार्ज होता है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना। Lightning is a stream of flowing electrons. It occurs in two circumstances. When ये बहुत ही बड़े स्केल पे होता है एक्चुअली। तो आसमान में जो बिजली कड़कती है, तो वो वहाँ पे किलोग्राम्स या फिर कुछ थाउजेंड्स ऑफ किलोग्राम में नहीं होता, वो टन्स ऑफ टन्स पे मास की बात हो रही होती है, ठीक है ना। ये सारे डिजास्टर जो पड़ेंगे ये सब बड़े स्केल पे डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं, छोटे डिस्ट्रक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इट अकर्स इन टू सर्कमस्टेंसेज, दो तरीके से लाइटनिंग हो सकती है। इसका रीजन अभी देख लो। When the two fronts of negative charge and positive charge discharge, lightning occurs. तो यहाँ पे एक बार दूसरा वाला पढ़ो, बी पार्ट। When a huge mass of charged front of cloud discharge with the earth, this happens in two steps. दो चीजें हो गई यहाँ पे, एक में अर्थ इंक्लूड है और पहले वाले में अर्थ इंक्लूड नहीं है। मतलब कि वो ऊपर ही हो रही होगी लाइटनिंग, और एक क्लाउड है मान लो, या फिर ये क्लाउड है ये दूसरा क्लाउड है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जब डिस्चार्ज हो गया, और इतना बड़ा मास, इतना बड़ा पॉजिटिव मास जब दूसरे नेगेटिव मास से डिस्चार्ज जब कंबाइन होगा या फिर कोलाइड होगा, टकराएंगे इतनी बुरी तरीके से, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे लाइटनिंग तो होनी ही होनी है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्पार्क क्रिएट हुआ, स्पार्क जनरेट हुआ। हमारे टीवी के अंदर भी स्पार्क जनरेशन होता है, और वही वो फिनोमेनन वो स्मॉल स्केल पे टीवी के अंदर जो जनरेशन हो रहा है लाइट का, और उसी से फिर हम देख पा रहे हैं जो भी हमें चैनल्स वगैरह ऑपरेट करना है, वो बात की बात है, वो उसकी यूटिलिटी होगी, उसका एप्लीकेशन हो गया। लेकिन टीवी के अंदर पीछे का जो बेसिक प्रिंसिपल है काम करने का, वो है फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन पे लाइट का स्पार्क होना। तो वहां पे भी यही सेम होता है कि अपोजिट चार्जेस स्ट्राइक करते हैं, तो वहां पे लाइट का जनरेशन होता है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ ऊपर की तरफ, जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बड़े बड़े मासेस एज ए बिग मास आपस में कोलाइड हुए। बी पार्ट में क्या बोल रहा है कि व्हेन ए ह्यूज मास ऑफ, ये समझ में आ गया ये पार्ट? Yes, sir. सर। बी पार्ट क्या बोल रहा है, व्हेन ए ह्यूज, हेलो हाँ मैं कॉल करता हूँ 1 मिनट। When a huge mass of charge front of cloud discharge with the earth, this happens in 2 steps. एक स्टेप फॉलो कर लेते हैं। तो ये जो डायग्राम्स दे रखे ना, ये ए पार्ट का डायग्राम नहीं है, ये बी पार्ट का ही डायग्राम है। क्या होगा सबसे पहले, क्लाउड के ऊपर तो दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, और
अर्थ के ऊपर क्या होगा, ऊपर की तरफ अगर नेगेटिवली प्रेजेंट है तो क्या होगा, अगर पॉजिटिवली प्रेजेंट है तब तो डायरेक्टली कोलाइड कर जाएंगे, डायरेक्टली कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। Yes, sir. सो रहे हो सब? लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये बताया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, अगर उस टाइम नहीं सो रहे थे तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर तो मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव तो डायरेक्टली ये थर्ड स्टेज हो जाएगी कि डायरेक्टली कंबाइन करके और ये लाइटनिंग अकर हो गई यहाँ पे। ठीक है ना, तो बिजली जब गिरती है ना तो ये इसी रीजन से गिरती है। अगर ऊपर की तरफ ही लाइटनिंग हो रही है, ऊपर ए वाला पॉइंट अगर हो रहा है तो इसमें हमें खतरा नहीं है इतना, लेकिन बी वाले पॉइंट में खतरा है क्योंकि लाइटनिंग नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है ना, और अगर हम लाइटनिंग के उस जोन में आ जाए यहाँ पे बिजली गिर रही है तो फिर क्या होता है, हमारी डेथ, सडन डेथ क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी करंट झेल तो सकती है, मतलब चार्जेस के फ्लो को झेल तो सकती है, लेकिन वो मिली एम्पियर्स में होता है, मिली एम्पियर्स में, मतलब कि बहुत ही छोटी डिग्री पे एक छोटा सा फिगर झेल सकती है करंट का। लेकिन ये जो करंट होता है ये तो लाइकवाइज की अगर आप उसको पूरी दुनिया की आबादी लेकर के भी आओगे तो उसमें वो मिल करके भी नहीं झेल पाएंगे, इतना करंट होता है इसके अंदर। ठीक है ना, तो अगर तो अपोजिट तो क्या होगा, जैसे कि बिजली नीचे की तरफ आई या फिर इतना बड़ा रिपल्शन हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज है वो नीचे की तरफ दब गए, रिपेल होकर के, है ना, और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ गए, क्योंकि बैलेंस तो क्रिएट होगा ना एक किसी मटेरियल में, अर्थ को अगर एज ए मटेरियल ट्रीट करते हो तो। और क्या होगा, जैसे पॉजिटिव ऊपर आया, नेगेटिव क्लाउड अभी भी नीचे ही है, तो अब यहाँ पे अट्रैक्शन जैसे ही हुआ लाइटनिंग क्रिएट हुई है, ये लाइटनिंग दिखा भी रखी है। ठीक है ना, समहाउ और अदर अपोजिट चार्जेस की मास को कोलाइड कराना था तो वहां पे लाइटनिंग की अकरेंस है। तो पहले पार्ट में तो डायरेक्ट ही हो रही है वो ऊपर ऊपर क्लाउड्स के बीच में, और यहाँ पे अर्थ का भी रोल आ गया। ठीक है ना, ये सेकंड पॉइंट समझा चुका हूं मैं। कुछ पूछना है किसी को? No, sir. थंडर स्टॉर्म्स No, देखो, sir. No, sir. थंडर स्टॉर्म्स देखो, स्टॉर्म्स की बात हमने की थी, और लाइटनिंग का ही भाई है थंडर भी, तो बिजली कड़कना साथ ही साथ आंधी का भी चलना, तो ये थंडर स्टॉर्म्स दोनों चीज लेकर के आएगा। Thunderstorms are severe local storms accompanied by lightning and thunder. They occur mainly in tropical areas like India. Tropical areas माने अर्थ के इक्वेटर पे जो प्रेजेंट है वो एरियाज, वो ट्रॉपिकल एरियाज माने जाते हैं। ठीक है, Yes. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन आपने पढ़े भी होंगे, 6th क्लास में पढ़े होंगे शायद से, Yes, sir. पढ़े हैं ना? Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वहां उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन बस समझ लो ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं ये। Why do we see the lightning flash first? इसके पीछे एक रीजन है, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। तो इसीलिए अगर आप लोग ने इतना ऑब्जर्व नहीं किया होगा, हम इतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं राइट डेली लाइफ में, अगर आप लोग थोड़ा उसको स्पेसिफिकली पढ़ो इसको, तो जब बिजली कड़कती है, जब बिजली होती है आसमान में, तो पहले हमें बिजली होती हुई नजर आती है और फिर बाद में आवाज आती है उसके, वो थंडर बोल्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर यूट्यूब करना चाहो या गूगल पे तो सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट मिलेगा, यूट्यूब करना है इसको तो वो एक्सप्लेन करेगा अच्छे से ना इन सारे रीजंस कि लाइट जो है ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है एयर में देन साउंड। ठीक है, वी सी द लाइटनिंग फ्लैश फर्स्ट बिकॉज ऑफ टू रीजंस, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज मच स्लोअर देन इलेक्ट्रॉन फ्लो, thus the thunder we hear is more like a shock wave rather than ordinary sound wave. Second, the speed of sound is even more significant as compared to light, so the flash of light reaches us in fraction of a second while the sound follows it slowly. तो मैंने जो समझा आपको सेकंड पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज मच स्लोअर देन इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो लाइटनिंग हो रही है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है, नेगेटिव पार्टिकल्स की वजह से हो रही है, तो वो इसकी स्पीड ज्यादा है इलेक्ट्रॉन फ्लो की, तो वो हमें पहले दिख रहा है। तो लाइटनिंग में फिर दूसरा रीजन ये हो गया, ऐसा समझो या वैसे समझो, बात तो एक ही है। thus the thunder we hear is more like a shock wave rather than ordinary sound wave. ठीक है, हाँ, as we discussed earlier, if the margins of the two large air mass get rotated, the storm very quickly becomes very dangerous. The winds wrap back on itself. This happens when winds from other region rush in and rotate the storm. तो ये स्टॉर्म की, आंधी तूफान की जो हमने बात की थी, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, वो रैंडमली, हाँ डायरेक्शन होगी, लेकिन वहां पे उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, बड़े स्केल पे कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, अब स्टॉर्म जो है साइक्लोन में कन्वर्ट होने जा रहा है। साइक्लोन पता है ना सभी को?
यस सर। पता है सभी को? ये स्क्रीन शेयर करना बंद करो जो भी कर रहा है। सर दिख रहा है। ये ठीक है, तो साइक्लोन्स की बात कर लेते हैं, आगे जंप करते हैं। साइक्लोन, इट बिकम्स वेरी पावरफुल, लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ पिछले पैराग्राफ की। इट बिकम्स वेरी पावरफुल एंड ड्रॉज हीट फ्रॉम द ओशियन विच फर्दर इंटेंसिफाइज द स्टॉर्म। ठीक है, स्टॉर्म अगर आंधी तूफान अगर इंटेंस होता है और किस वजह से होगा वो पढ़ते हैं अभी यहाँ पे कि किस वजह से हो रहा है, पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। साइक्लोन्स, thunderstorms have the potential to develop into a cyclone. Thunderstorms have the potential to develop into a cyclone, कि अगर उसको पर्टिकुलर कंडीशंस दी जाए तो वो जो डिजास्टर था वो महा डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब थंडरस्टॉर्म साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकता है। द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज, या ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट को आगे पढ़ो, टेकन आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर वेपर माने गैस स्टेट की बात कर रहा है, और वाटर ड्रॉपलेट्स माने लिक्विड स्टेट की बात कर रहा है, मतलब कंडेंसेशन हो रहा होगा वहां पे। एट हायर एल्टीट्यूड्स, अर्थ के आसपास नहीं, ऊपर की तरफ, एट हायर एल्टीट्यूड्स लीड्स टू अ सडन रिलीज ऑफ हीट। ऊपर जैसे जैसे हवा जाती है हमें पता है कि वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। हाँ या ना? यस यस सर। ठीक है, झूठा ही सही, लेकिन यस सर बोलते रहो बीच में तो मुझे पता चलता रहेगा तुम लोग सो नहीं रहे हो। ठीक है, क्योंकि साइंस में ये दिक्कत है, साइंस में तुम्हें कुछ लिखना तो है नहीं, सुनना है। मैथ्स में तुम लोग लिखते भी हो तो चलो वहां पे कनेक्टिविटी है, चलो जो भी है, लेकिन वहां पे ऊपर की तरफ हवा जाएगी, या ऊपर की तरफ अगर हम ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, वहां पे ठंड बढ़ती जाएगी। तो ठंड बढ़ती जाएगी तो वहां पे लेटेंट हीट की बात कर, लेटेंट हीट वो जो येलो बॉक्स में दे रखा है ना, वो पढ़ाता हूँ एक बार, पहले ये देख लो कहाँ तक पहुंच गए थे। हाँ, दिस हीट रिलीज टू द एटमोस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड, द एयर राइजेज एंड कॉजेज अ शार्प। हाँ, तो हवा ठंडी होती जाएगी ऊपर की तरफ जाते जाते, तो वो अपनी अपनी जो हीट है उसको रिलीज करने की करेगी कोशिश करेगी रिलीज, उसको रिलीज करेगी तो क्या होगा, हीट उसने बाहर निकाल दी, तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसको वो हीट गेन कर लेगा, नहीं वाटर वेपर जो है वो हीट गेन कर लेगा। जैसे गैस को हमें पता है ना कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड से लिक्विड और गैस, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे और तो सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे, और टेम्परेचर बढ़ाओगे फर्दर ऑन तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा वो। लेकिन अगर टेम्परेचर कम करते हो तो गैस से लिक्विड की तरफ आते हो, और अगर और कम करोगे तो सॉलिड में हो जाएगा। क्योंकि फ्रीजर में क्या होता है, जो आपने लिक्विड फॉर्म में पानी लिया है, फ्रीजर में टेम्परेचर कम होता है, तो वो बर्फ बन जाती है। फ्रीजर से बाहर निकालते हो तो पहले लिक्विड, और फिर और अगर उसको उबालने की कोशिश करते हो 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर दोगे सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो हीट रिलीज हुई उसने वाटर वेपर को वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया, और फिर क्या हुआ, द एयर राइजेज एंड कॉजेज अ शार्पर ड्रॉप इन प्रेशर। द एयर राइजेज, एयर ने अपनी जो कुल मिलाकर के हीट उसमें रिलीज हुई है वहां पे, तो वार्म एयर वहां पे क्रिएट हुई, तो कुल मिलाकर के ऊपर की तरफ उड़ेगी हवा, तो बीच में सेंटर में क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, या फिर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। क्योंकि हॉट एयर क्या करती है, लो प्रेशर ही अप्लाई कर पाती है, हॉट एयर गरीब होती है, वो लो प्रेशर ही अप्लाई कर पाती है, कोल्ड एयर अच्छे से हाई प्रेशर अप्लाई कर सकती है। मोर एयर ब्लो फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर में ये आई ऑफ द सेंटर की बात आई कि अब नेक्स्ट पैराग्राफ मेरे ख्याल से है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेंटर में वहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो क्या करेगा, एज मोर एंड मोर एयर स्पाइरल्स इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर, न्यू इनकमिंग एयर इज फोर्स्ड टू राइज, द साइकिल इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स लीडिंग टू द वेदर कंडीशन कॉल्ड साइक्लोन। Cyclones are also called typhoons or hurricanes according to the geographical zone, या फिर according to the country in which it is occurring. It is known by hurricane in America and typhoon in Japan and Philippines, ये सब ठीक है ना, तो country wise language wise उसके नाम मिले हुए। Cyclones can cause total devastation, पूरी तरीके से तबाही, destroying everything in their path, रास्ते में जो भी आएंगे उसे तबाह कर देना। In cyclones the wind spins at speeds around a central point called, अच्छा यहाँ पे ये साइक्लोन बना है तो साइकिल क्यों बनी है यहाँ पे, इस रीजन की वजह से कि जो बीच में वैक्यूम क्रिएट हुआ है वहां पे, तो उसने अगर बीच में कोई चीज है, और सर्कल में क्या होता है, सर्कल क्या होता है, वो पाथ होता है जो सेंटर के इक्विडिस्टेंट उन सारे पॉइंट्स का पाथ होता है। अगर पॉइंट ले लेके सर्कल ड्रॉ करोगे और सेंटर से सेम डिस्टेंस पे सारे पॉइंट को रखोगे
तो सर्कल वहां पे बन सकता है, सर्कल बनता है वहां पे, ठीक है ना। तो साइक्लोन का रीजन ये है कि वहां पे सेंट्रल लाइन जो बनी है उसे आई ऑफ द साइक्लोन भी बोलते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ है वहां पे, साइक्लोन एक सर्कुलर शेप में डिजास्टर क्रिएट हुआ है। वेयर द प्रेशर इज लोअर, सेंट्रल पॉइंट की बात कर रहा है या सेंट्रल लाइन की बात कर रहा है। द डायमीटर वेरिंग फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर, इतने बड़े बड़े भी हो सकते हैं, 10 to 30 किलोमीटर है, छोटे भी होते हैं, 5-6 किलोमीटर के भी होते हैं। आप लोग यूट्यूब कीजिएगा इन सारे डिजास्टर्स को, डेफिनेटली वहां से ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी। द स्काई इज क्लियर एंड द एयर इज काम, सेंटर की बात कर रहा है वो। अब एयर इज काम देखे ये मत बोल देना कि यहाँ तो तबाही मची हुई और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एयर इज काम, काम मतलब शांत, सेंट्रल लाइन की बात कर रहा है। अराउंड दिस काम एरिया देयर इज अ क्लाउड रीजन विद हाई स्पीड विंड्स 150 to 50 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी रोटेटिंग स्पीड है। और भी एक आगे टॉर्नेडो एक टॉपिक आएगा, उसमें 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है टॉर्नेडो। तो जनरली वो नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा साइड में टॉर्नेडो आता है, ठीक है ना। तो आप कीजिएगा उसको यूट्यूब। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पिन ऑफ द अर्थ कॉजेज द विंड टू कर्व राइट टू इट्स डायरेक्शन। कौन सा लॉ है ये, फेरेल्स लॉ है ये, याद आ गया। Yes, sir. फेरेल्स लॉ की बात हो रही है यहाँ पे, Yes, sir. है ना। फेरेल्स लॉ क्या बोलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट में एयर घूम जाएगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, अपने लेफ्ट में एयर डेविएट हो जाती है ना। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड ब्लोज एंटी क्लॉकवाइज अराउंड एरिया ऑफ लो प्रेशर, विंड ब्लोज क्लॉकवाइज अराउंड एरिया ऑफ हाई प्रेशर। ये दो अपोजिट कंडीशन में अपोजिट चीजें दे रखी है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द कन्वर्ज हैपेंस डेफिनेटली। टॉर्नेडोज जिसकी बात अभी बताई थी मैंने, these are violent storms which form very suddenly on land, the highest wind speeds on earth occur in tornadoes 500, मार्क कर लेना, ठीक है। इसमें एमसीक्यू बन सकते हैं, एमसीक्यू इन्हीं से बनते हैं। 500 किलोमीटर पर आवर टॉर्नेडोज की हो गई, 150 to 250 दे रखा था साइक्लोन्स में, स्टॉर्म की उससे थोड़ी कम या थोड़ी या बहुत ही कम। दीज आर कॉमन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूएसए, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका की जो मैंने बताया आपको, नॉर्थ अमेरिका कनाडा जो बोल रहा था मैं। A tornado looks like a twisting funnel of air reaching from the sky with the narrow end. साइक्लोन का तो हम मान सकते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, मान लो उसको ना, उसको रिप्रेजेंट करना अगर किसी शेप में तो। लेकिन टॉर्नेडो जो होता है, फनल पता है ना, फनल घरों में यूज भी करते हैं फनल। साइक्लोन तो लाइकवाइज ऐसा ऐसा होता है ना, किसी भी मतलब सेंट्रल लाइन पर किसी पॉइंट पे जाओ, लेकिन वहां पे जो सर्कल बन रहा होगा वो सेम। लेकिन टॉर्नेडो जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कुछ, मतलब कि कुछ इस शेप में होता है टॉर्नेडो। ये होता है फनल। तो एक्चुअली याद आ गया फनल, ये तेल वगैरह खाली करने का काम आता है घरों में, फनल Yes, sir. है ना। और ये तो सिलेंड्रिकल शेप में साइक्लोन हो गया। A tornado can be a few meters to about a kilometer in diameter. As it goes past, it sucks up anything on its path. तो ये सब कुछ बर्बाद कर सकता है। लेकिन टॉर्नेडो अगर किसी ओशन के ऊपर बन रहा है तो उसे वाटर स्पाउट बोलते हैं, याद रखना, वाटर स्पाउट। इट सीम्स टू राइज आउट ऑफ द सी लाइक इनॉर्मस, बहुत बड़े अमाउंट में, डार्क ग्रे सरपेंट। व्हेन इट टचेस द वाटर ऑफ द ओशियन वाटर इज सक्ड अप, ठीक है। कंटिन्यू कर लेना, टाइम है हमारे पास, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर 1 मिनट है। ओके ओके ओके, ठीक है ना। आगे देखो, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। इंडिया हैज ये हिस्ट्री बता रखी है। इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 8041 किलोमीटर, ये इंडिया की बाउंड्री की बात हो रही है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स। द ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा का नया नाम क्या है अब, ओडिशा। ओडिशा डेफिनेटली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु आर मोर अफेक्टेड, द साइकिल्स ऑफ व्हिच डेवलप इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। व्हेन अ साइक्लोनिक स्टॉर्म मूव्स टुवर्ड्स द कोस्ट इट कम्स विद हेवी रेन, ऑब्वियस बात है रेन होनी वहां पे, ठीक है ना। कोस्टल एरिया पे कुछ भी डिजास्टर आएगा तो सबसे बड़ा डिजास्टर अगर वाटर की तरफ से बात की जाए तो वाटर डिजास्टर सुनामी ही है, ठीक है ना। 2003 में जो हुआ था डिस्ट्रक्शन, पता है सभी को, बे ऑफ बंगाल में जो आया था, चेन्नई की तरफ जो सुनामी आई थी, पता नहीं तुम लोगों को, तुम्हारे बर्थ से पहले की बात हो रही है शायद ये।
सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ग्रेडियंट, हाई वेव्स, ये सारे एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स दे रखे हैं, एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स है ये, ठीक है ना। हाई वेव्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, दिस कॉजेज सीवियर लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एंड रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ जमीन, जहाँ पे अच्छे से प्लांटेशन नहीं हो सकता है। Further to it, heavy and continuous rainfall causes flood and pollutes water source. Flood मतलब बाढ़ आना, flood pollutes water source causing outbreak of epidemics. High speed strong winds damage buildings, trees, etc. सेफ्टी मेजर्स क्या ले सकते हैं डिजास्टर्स को ओवरकम करने के लिए? ओवरकम तो क्या कर सकते हैं, क्या फिर उनसे बचने के लिए? ये तो नेचुरल डिजास्टर्स, नेचुरल है सब डिजास्टर्स, हमारे पास में थोड़ी ना है। Listen to the cyclone forecast and warnings on radio and TV. Spread the news to people in neighborhood. Keep a list of emergency telephone numbers. Call people to action. Do not react in panic. Assign them specific task of community service. ठीक है? Disconnect electrical appliances and avoid touching them. Keep emergency arrangements of household goods like dry fruit सप्लाई ऑफ मैच बॉक्सेस एटसेट्रा, ये सारी चीजें काम की चीजें। लाइकवाइज केदारनाथ 2013 में केदारनाथ डिस्ट्रक्शन जो हुआ था, आप लोगों को पता है तो? यस सर। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें करना वैसे बहुत ही ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये हम प्रैक्टिकल तो नहीं है, हर टाइम तो हम अवेयर नहीं रह सकते ना नेचुरल कैलेमिटीज से। तो बेटर है कि एक नेचर फ्रेंडली लाइफ अगर लीड करेंगे तो नेचर स्ट्राइक भी नहीं करेगी वापस, ठीक है, एज अ रिएक्शन। स्टे इंडोर्स एज फार एज पॉसिबल, घर के अंदर रहेंगे, लेकिन भूकंप आ गया, घर ही ढह गया तो क्या करेंगे? इससे तब याद आता कि अरे यार अगर मैदान में चले जाते तो बच जाते। तो अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स और टेकिंग शेल्टर अंडर ए ट्री। तो ये सारी चीजें ठीक है, छोटी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि हम नेचर सरेंडर्ड लाइफ लीड करें, नेचर फिर हमें फेवर करेगी। People living near coastline should be evacuated and खाली करना and moved to safer places in cyclone shelters. Fishermen should not take the risk of venturing out to sea after a cyclone warning. ये आज का होमवर्क आप लोग ले सकते हो वो वाला योर विजडम में। How do satellites and radars give cyclone warning in advance? ठीक है, तो ये सैटेलाइट्स और रडार्स की हेल्प से हम कुछ ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, सेफ्टी मेजर्स नहीं कर ही नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सैटेलाइट्स और रडार्स हमारे पास में है, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल नेचर इज ऑल पावरफुल। नेचर को सरेंडर करें, नेचर के लॉज को फॉलो करें तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा, ठीक है। एक योर विजडम ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, और ऊपर कुछ निकला है क्या? ठीक है, यही है। तो फिर होमवर्क लिख लो आज का आप लोग, ये रिवाइज कर लेना। आपको कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। आप लोग ये कर सकते हो, MCQ कर लेना A पार्ट, और B फिलिंग द ब्लैंक्स C और D। ABCD होमवर्क भी दे सकते हैं ना आज? यस सर। ये होमवर्क में है, कल हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है, चलिए फिर, कोई डाउट नहीं तो थैंक यू सो मच। बाय सर।